यतिन भी है स्टूडियोज में। और वैसे वीरू आज चल क्या रही है, आज तो उड़ रही है। वो देखा आपने वो लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट डेक सब कुछ विजुअल जो तो स्क्रीन पे दिखाइएगा। देख रहे थे राजनाथ सिंह साहब जब एक सॉर्टी लेने गए थे, बढ़िया लग रहा था अपना वो। बिल्कुल बढ़िया लग रहा था। और मुझे मतलब आप यकीन मानिए आशीष, अब से कुछ वर्ष पहले भारत ने अमेरिका से अपाची को आयात किया था। 22 अपाची आए थे। उसके बाद दिली तमन्ना थी कि भारत का खुद भी अगर आप देखें एक लाइट कॉम्बैक्ट एयरक्राफ्ट हो, तो वो आज मुराद जो है ना वो आशीष पूरी होगी, यकीन मानिए। बहुत अगर आप देखें ये देखिए, ये राजनाथ सिंह जी अगर आप देखें इस वक्त इसकी बैक सीट पे सवार, अच्छे विजुअल्स थे, इंप्रेसिव थे आशीष। और मेरे ख्याल से ये बीच में मैंने पढ़ा था कि भारत जो है वो सेकेंड ट्रांच ऑफ अपाची यूएस से बोइंग से खरीदने की अपेक्षा कर रहा है। बट आई थिंक ये जो 15 जहाज आए हैं बेड़े में, वो मच रिक्वायर्ड जो ज़रूरत थी ना सेना की, उसको पूरा किया है इसने। नहीं बढ़िया है। ये आगे वाला पायलट चलाता है, पीछे वाला क्या करता है? सत्तू साहब को भी आइडिया है कुछ, पीछे वाला क्या करता है बैठे बैठे? पीछे वाला पीछे आशीष पीछे वाला जो पायलट होता है पूरा नेविगेशंस प्लस अगर आप देखें आगे की चीज़ों को मॉनिटर करना और हिट करना, स्ट्राइक करना। ये जो आप देख रहे हैं ना आपकी स्क्रीन पर, जो ये आगे एक गोलाकार जो इसकी नोज पे वो लगा है ना, आई मीन राउंड सी अगर आप देखें एक कैमरा लगा हुआ था, मैंने देखा था। हाँ वो ठीक पायलट का जो, हाँ वो ठीक जो पायलट का अगर आप देखें जो वो हेलमेट होता है ना, उसका कार्बन कॉपी होता है। जिस तरफ पायलट देखेगा वो उसी तरफ रोटेट होगा और वो चीज़ों को कैप्चर करेगा आशीष। गजब। ये कहानी आज हिंदुस्तान ये एचएएल ने बनाया भाई, कंप्लीटली इंडिजिनसली मैन्युफैक्चर। ये है मेक इन इंडिया का बढ़िया प्रमाण आपकी स्क्रीन्स पर। बहुत बढ़िया। एक इंपॉर्टेंट वैक्यूम था जिसको ये फिल अप करता हुआ ये लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट। और मैं पढ़ रहा था शायद सियाचिन में कोई भी लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट पहला है जो इस हाइट तक जाके लैंड कर पाया वीरू, ऐसा है क्या? नहीं, इस बारे में मुझे आशीष जानकारी नहीं है। इससे तो मैं भी नहीं जाता क्योंकि मैंने भी ढंग से नहीं पढ़ा हुआ है। आई टेक माय वर्ड्स बैक। दूसरे एयरक्राफ्ट से लैंड कर पाते हैं। हाँ, सियाचिन में भी इसकी लैंडिंग का नहीं मालूम है। हाँ, क्योंकि लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट में कह रहा था, कॉम्बैट एयरक्राफ्ट में पहला है जो शायद वहां, लेकिन अब वो पता नहीं, जब क्लैरिफिकेशन नहीं तो छोड़ देते हैं उस पार्ट को। लेकिन ये आज तो क्या चल रही है, मैं क्या उड़ रही है दिखाने का मन था। बढ़िया देखने लायक विजुअल्स थे वो, अच्छा लग रहा था ये हमारा लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट। एचएएल के स्टॉक पे एक व्यू ले लिया जाए। सत्यदेव साहब कहाँ हैं आप? किसी में देख रहा हूँ यहाँ पे। सच में दिस इज सच अ प्राउड मोमेंट है ना आशीष जी, कि आज हमारा इंडिजिनियस हेलीकॉप्टर आज हवा में उड़ रहा है, और वो भी है एट सच ए हाई अल्टीट्यूड। कहीं ना कहीं लगता है कि क्या वाह, सिर्फ एक ही वर्ड है वाह। तो आशीष जी देखिए, एचएएल तो डेफिनेटली यहाँ पे टेक्निकली तो मैं यही कहूंगा कि एचएएल ठीक है, यहाँ पे थोड़ा सा प्रॉफिट टेकिंग हो रही है ये, लेकिन ये प्रॉफिट टेकिंग कहाँ तक आ सकते हैं? तो मेरे हिसाब से एचएएल का जो बेस बन रहा है उसका 50 डीएमआई है, वो करीबन 2200-2220 के आसपास है। तो मेरे हिसाब से यहाँ पे मैं सेल नहीं करूंगा, रादर आई वुड लाइक टू वेट फॉर अ प्रॉपर बाय लेवल्स। अगर मुझे 2200-2220 का लेवल मिलता है और इस लेवल के आसपास कहीं ना कहीं मुझे लगता है चार्ट के लिखे सेटल हो जाएगा, तो फिर मुझे लगता है वहां पे एचएएल का बाइंग मैं जरूर करूंगा। में बाइंग 2200-2220 के जोन्स पर आए तो दरअसल खरीदने के मौके ढूंढेगा इस समय एचएएल। बाकी प्रॉफिट टेकिंग नजर आ रही है। इनफैक्ट वो फ्राइडे का इस इवेंट से पहले का बढ़िया मूव काफी हद तक रिवर्स होता हुआ आज है। अब देखते हैं आगे किस तरह का प्रेशर आया, तो सतपाल साहब खरीदने का मन बना रहे हैं। दूसरा, वीरू ने बात छेड़ दी थी, आज सुबह से सीमेंट रडार पे था, सुबह भी बात हुई, अभी अभी वीरू इंडिया सीमेंट की बात छेड़ रहे थे, और यतिन सीमेंट स्पेस पे कुछ इंटरेस्टिंग लेकर आए। क्या चल रही है? तो आशीष देखिए, इतने दिनों से जब से एसीसी अंबुजा का अदानी ग्रुप ने एक्विजिशन का अनाउंसमेंट किया, एक्विजिशन कंप्लीट किया, सीमेंट स्टॉक्स कंटिन्यूसली रन अप पे हैं। लोगों को लगता है अभी कंसोलिडेशन इंडस्ट्री का होगा। तो हमने पिछले 30-40 सालों का डेटा निकाला। तो डेटा पहले देखते हैं। अगर हम 1990 की बात करें तो इंडिया की सीमेंट डिमांड थी केवल 44 मिलियन टन। 80% यूटिलाइजेशन पे तभी प्लांट्स चलते थे। अगर हम उसके 10 साल बाद देखें तो सीमेंट डिमांड दुगने से ज़्यादा हो गई, लगभग 105 मिलियन टन हमने किया और 80% यूटिलाइजेशन से किया। FY21 की बात कर लें, यानी उसके 10 साल बाद, तो 307 मिलियन टन, यानी लगभग जो हमारा बेस ईयर था 1990 उससे लगभग 8 गुना ज़्यादा, और 2000-2001 से लगभग 3 गुना ज़्यादा आपको
सीमेंट की जो है मांग आती हुई दिखाई दी और अंदाज ये है FY22 एंड में आपको लगभग ये 370-400 मिलियन टन के आसपास की डिमांड आती हुई दिखाई देगी। ये डेटा क्यों रेलेवेंट है? क्योंकि जब हमने देखा है कि सीमेंट की यूटिलाइजेशन 70-80% से ज़्यादा हो जाती है, सीमेंट कंपनियां नए केपेक्स के अनाउंसमेंट करती है, नए एक्विजिशंस के अनाउंसमेंट करती है। अगर हम देखें पास्ट में जब ACC एसोसिएटेड सीमेंट कंपनी हुआ करता था, अंबुजा सीमेंट गुजरात अंबुजा हुआ करता था, उसके बाद फॉरेन प्लेयर्स की एंट्री हुई, काफ़ी सारे प्लेयर्स ने अपनी कैपेसिटीज़ डाली, नए नए प्लेयर्स आए। तो कहीं ना कहीं अगर हम सीमेंट कारोबार की बात करें तो जैसे ही वो 70-80% का यूटिलाइजेशन रेट हम हिट कर देते हैं सीमेंट की, तो कहीं ना कहीं वहाँ से आपको एक बड़ा अपटिक दिखता है कैपेसिटी एडिशन में। ये फिलिप कैपिटल की नोट से हमने डेटा कंपाइल किया है। तो कहने का बेसलाइन यही है कि पिछले 7-8 सालों में हमने कोई बड़ी कैपेसिटी ग्रीनफील्ड नहीं देखी है जो सीमेंट कंपनियों ने लगाई है। इनफैक्ट अगर हम जेपी एसोसिएट्स की बात करें, बिनानी सीमेंट की बात करें, अभी हाल ही में एबीजी सीमेंट के NCLT में जाने की खबरें हैं, तो वहाँ भी बिडिंग होगी। तो कहीं ना कहीं जो पुरानी एसेट्स हैं उसका एक्विजिशन ही हुआ, कोई बड़ी कैपेसिटी ग्रीनफील्ड लोगों ने नहीं लगाई। तो आगे चलते हुए ऐसा लगता है कि ग्रीनफील्ड कैपेसिटीज लगेंगी, कंसोलिडेशन सेक्टर में होगा। ब्रॉडली अगर हम देखें दूसरा पॉइंट, जो डिमांड है वो हाउसिंग सेगमेंट से सबसे ज्यादा आती है। लगभग 65% सीमेंट की डिमांड आपको हाउसिंग सेक्टर से आती हुई दिखाई देती है। बैलेंस जो 35% है उसमें से लगभग आधा कमर्शियल सेगमेंट में लगता है और आधा इंफ्रास्ट्रक्चर और रिटेल सेगमेंट में लगता है। तो अगर हम देखें तो हाउसिंग कभी भी जो है वो एक डिमांड ड्राइवर रहा है और जिस हिसाब से रियल एस्टेट आपको पिकअप होता है वो दिखाई दे रहा है। नए प्रोडक्ट लॉन्चेस, प्रोजेक्ट लॉन्चेस होते हुए दिखाई दे रहे हैं, खास करके दिल्ली NCR MMR यानी मुंबई मेट्रोपॉलिटन रीजन में। तो आपको कहीं ना कहीं वो एक फ्लिप देता हुआ दिखाई देगा। रीजनल प्लेयर्स जो है कंसोलिडेशन ड्राइव करेंगे, ऐसा ज्यादातर ब्रोकरेजेस का मानना है। तो अगर हम देखें एबीजी सीमेंट, जेपी सीमेंट, तो इनकी एसेट्स अभी भी ब्लॉक पे हैं। शायद यहाँ आपको कोई ट्रांजैक्शन होता हुआ दिखाई दे और जो इनकम्बेंट प्लेयर्स हैं वो अपनी कैपेसिटी पिकअप करने में यहाँ जो है अपना जोर दिखाएं। दूसरा, ऑब्वियसली थोड़े दिनों पहले मैंने स्टोरी की थी कि इंडिया सीमेंट अपना MP का जो सीमेंट प्रोजेक्ट है उसको मोनेटाइज करना चाह रहा है। तो कहीं ना कहीं वहाँ भी आपको ऐसे दिखेंगे प्लेयर जो अपने स्लम सेल करते हुए दिखाई देंगे, जिनको बेचना नहीं है, जो प्रमोटर्स को इंटरेस्ट नहीं है बेचने के लिए, लेकिन वो प्लांट स्पेसिफिक एक्शन जरूर दिखा सकते हैं। और दूसरे छोटे छोटे प्लेयर्स जो ब्रोकरेज मेंशन करती हैं, जहां कंसोलिडेशन आपको देखने को मिलेगा या किसी प्रकार का स्टेक सेल हो सकता है, वहां सांगी सीमेंट, गुजरात सिद्धि सीमेंट, हाइडेलबर्ग सीमेंट, ऐसे बहुत सारे नाम आएंगे छोटे छोटे सीमेंट प्लेयर्स जिनकी कैपेसिटी 3 मिलियन टन, 5 मिलियन टन, 10 मिलियन टन है। JSW सीमेंट की अगर हम बात करें तो उन्होंने शिवा सीमेंट के अंदर एक बड़ा निवेश किया है, वहां राइट्स इशू के जरिए कैपेसिटी वो एनहांस कर रहे हैं क्योंकि वहां से उनको एक फंड आया है। तो अगर हम सीमेंट सेक्टर की बात करें तो लगभग वो दौर आ गया है जहां हमारा यूटिलाइजेशन रेट 65 से 75% के आसपास आ रहा है और वहीं ये ट्रिगर करता है नए कैपेसिटीज ऐड करने के लिए। तो देखना ये होगा कि किस हिसाब से सेक्टर का कंसोलिडेशन होता है और नई कैपेसिटीज ऐड होती है। ठीक है, तो ग्राफिक कह रहे हैं 66% पे पहुंच गए यूटिलाइजेशन लेवल्स, 75% के आसपास जब आता है आमतौर पे तो कंसोलिडेशन मतलब अपनी कैपेसिटीज बढ़ाना। कैपेसिटी बढ़ाने के लिए छोटे प्लेयर्स को खा भी सकते हैं, ब्राउनफील्ड वर्सेस ग्रीनफील्ड दोनों हो सकता है। और वो और इस समय तो बड़े बड़े प्लेयर्स और भी कदम रखते हुए स्पेस में, तो शायद ये कंसोलिडेशन के मूव्स और तूल पकड़ते हुए आगे नजर आए। तो ये है इंटरेस्टिंग सीमेंट की कहानी। अच्छा यतिन, थैंक यू। मानस को दिखाइए भाई वो 4 का चौके का तीसरा एलिमेंट जिसमें चार्ट का चमत्कार पे बातचीत करनी है। मानस, कौन सा स्टॉक इस समय? on Bruno Space